हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर कराऊंगा लूसेंट का दोस्तों अगला पार्ट। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे थे 1000 क्वेश्चन के कलेक्शन में से दोस्तों हमने आपको पार्ट वाइज यहाँ पर क्वेश्चन को कराया, जो आपको अलग अलग पार्टों में क्वेश्चन मिल रहे हैं पूरे एक्सपीरियंस के आधार पर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों एक नया पार्ट, इसमें भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे पूरे के पूरे विस्तार के साथ में। दोस्तों आप नोट करते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर दोस्तों और नए नए टॉपिक आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। इत्मीनान से आप देखिएगा वीडियो को दोस्तों आखिरी तक। देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन कहाँ तक किए थे। हमने क्वेश्चन किए थे कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर केरल का बताया था आपको, और आप इनके शास्त्रीय और आपको लोक के बारे में बताया था दोस्तों। इनको आप याद कर लेंगे। हर एक राज्य के अपने अपने नृत्य होते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए केसर पहले होता क्या है आपको मालूम होना चाहिए। यह दोस्तों एक खुशबूदार पौधा होता है जिसके वर्तिकाग्र को केसर कहते हैं, या फिर कुमकुम कहते हैं, या फिर जाफरान कहते हैं दोस्तों, या फिर कभी कभी सैफरॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कहाँ पर होता है मुख्यतया, स्पेन में होता है, इटली में होता है, ग्रीस में होता है दोस्तों, चाइना में होता है, भारत में होता है, तो और भी अन्य राज्य देशों में होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों भारत में यह केवल जम्मू और कश्मीर के सीमित क्षेत्रों में ही होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले आपको बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब पता होना चाहिए। बहुउद्देशीय मतलब दोस्तों जो बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के कोई योजना शुरू की जाती है नदी घाटियों के किनारे में, तो उसे आप बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सी वाली परियोजना सर्वप्रथम यहाँ पर शुरू की गई दोस्तों, कौन सी वाली नदी के किनारे की गई। ये दोस्तों दामोदर नदी के किनारे में शुरू की गई। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी वाली है, तो ये दोस्तों भाखड़ा नागल बांध वाली है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आता है भाखड़ा नागल बांध। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको दोस्तों क्वेश्चन बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वोमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है आपका, वोमेश चंद्र बनर्जी। और एक क्वेश्चन आपको बताया था दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, वो एनी बेसेंट थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राजनीतिक गुरु ये भी दोस्तों बार बार क्वेश्चन आता है। गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों वो अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये राणा डे के शिष्य थे। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इनको वित्तीय नॉलेज बहुत ज़्यादा था दोस्तों, वित्तीय ज्ञान बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इनका नाम ग्लैडस्टोन भी कहा जाता था, इनका उपनाम। तो आपको पता होना चाहिए। और एक समाज सुधारक थे दोस्तों, क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र में संघ में दोस्तों कौन से वाले अंग की है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताया था यूएन के अलग अलग प्रकार के दोस्तों हिस्से होते हैं, भाग होते हैं। तो इनमें अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सुरक्षा परिषद की है। आप उनके हिस्सों को पढ़ लेंगे दोस्तों, एक बार यूएन के बारे में हम पूरी वीडियो बनाएंगे। तो वहाँ पर देखिए उसका जो सुरक्षा वाला परिषद है दोस्तों, उसी का कार्य यह होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे दोस्तों। ये दोस्तों हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको मिला था दोस्तों। गीतांजलि इनकी रचना आपने पढ़ी होगी, सुना होगा, सबसे प्रसिद्ध जो आपकी है। तो उसी के आधार पर दोस्तों इनको 1913 में यह पुरस्कार मिला था और ये भारत के प्रथम नागरिक बने। आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों, गीतांजलि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है बहुत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई। दोस्तों यहाँ पर देखिए मिड डे मील का मतलब आपको पता होगा मध्याह्न का जो भोजन होता है, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में दोस्तों भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य था जो बच्चे भूखे आते हैं घर से वो वहाँ पर आके खाना खा लें। एक उद्देश्य ये भी था। एक उद्देश्य ये भी था कि बच्चों को बार बार भूख लगती है तो उनको दोबारा भूख लग जाएगी, तो उनका पढ़ाई में ध्यान लगा रहे, इसके लिए खाना बनता था। और एक उद्देश्य ये भी था दोस्तों कि बच्चों को एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, ताकि जो बच्चे नहीं आने वाले हैं वो भी खाने के लिए आएँ, तो उससे छात्रों की संख्या बढ़ेगी, पढ़ाई साक्षरता बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 1995 में दोस्तों ये शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और यह किसके द्वारा लिखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आता है क्वेश्चन भी दोस्तों आपका। बांग्लादेश का दोस्तों राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, जो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्ला भाषा में दोस्तों लिखा गया है, अमार सोनार बांग्ला। और हमारे देश का भी दोस्तों रविंद्र जी ने ही लिखा है, जनगण मन वाला जो हमारा राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगीत दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों ये बहलोल लोधी हो जाएगा, तो बहलोल लोधी में आप टिक कर देंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोस्तों छोटा एक संविधान आप कह सकते हैं। तो ये दोस्तों 42वें संशोधन को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें देखिए बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई थी जो नागरिक के, खासतौर पर नागरिक के दोस्तों न्याय के आधार पर थी। जो व्यवस्थाएं जिनका एक भय था कि भविष्य में इन चीज़ों के आधार पर लोगों को नागरिकों को न्याय नहीं मिल पाएगा, तो उनमें संशोधन करके उनको स्पष्टीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए, गोताखोर जो पानी के नीचे जाने वाले होते हैं दोस्तों, श्वास लेने के लिए कौन सी वाली गैसों का मिश्रण लेते हैं? ये ऑक्सीजन और दोस्तों हीलियम की गैसों का मिश्रण लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी के बारे में पहले पता होना चाहिए दोस्तों आपको। होम्योपैथी का मतलब होता है एक प्रकार की छद्म चिकित्सा दोस्तों। छद्म चिकित्सा मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं अनुमानित चिकित्सा दोस्तों। इसमें क्या होता है, यह दोस्तों देखिए समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है। समरूपता मतलब समानता, मतलब रोग में और औषधि में दोनों में समानता। इसमें देखिए दवा कैसे दी जाती है, मान लीजिए कोई बीमारी है दोस्तों, उसी के लक्षणों के आधार पर वैसी ही औषधि दी जाती है जो वैसे ही लक्षण पैदा करे, अर्थात समान लक्षणों को पैदा करे। तो उसके आधार पर दोस्तों दोनों का यहाँ पर रोग का निवारण होता है। तो ये दोस्तों अनुमान के आधार पर या फिर आप कहें दोस्तों एक अनुभव के आधार पर दी जाती है, तो इसीलिए इसे छद्म भी कहा जाता है। और इसके दोस्तों जो मुख्य संस्थापक माने जाते हैं वो दोस्तों हनीमैन हैं, हनीमैन जी हो जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? बार बार क्वेश्चन आता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी वाली गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ये आपका दोस्तों एथिलीन हो जाएगी, या कभी एसिटिलीन लिख के भी आपका आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा, हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का माह होता है दोस्तों पहला वाला, वो आपका चैत्र होता है। और आपको पता होगा चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आपको पता होना चाहिए सारे के सारे इनके नाम दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वाद्य यंत्र बजाने वाले जो कलाकार हैं उनके भी आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारे शास्त्रीय और लोक से दोस्तों संबंधित कलाओं से संबंधित हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए वाद्य यंत्र जो हरिप्रसाद चौरसिया जी बजाते हैं दोस्तों, वो आपका बांसुरी हो जाएगा। तो बांसुरी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वैसे ही दोस्तों आपको तबले वालों के भी पता होने चाहिए, या फिर आपको सारंगी वालों के पता होने चाहिए, शहनाई वालों के पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दोस्तों कौन सी वाली यहाँ पर योग्यताएं चाहिए होती हैं आपको बता दें। पहली योग्यता तो होनी चाहिए दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता होनी चाहिए कि वह लोकसभा या फिर आपका राज्यसभा का मेंबर रह चुका हो दोस्तों। और एक होता है दोस्तों कि वो किसी भी सरकारी नौकरी से जुड़ा ना हो। और अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आयु के संबंध में क्या होता है, यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो आपका 25 वर्ष होगा। यदि दोस्तों राज्यसभा का है तो वहाँ पर 30 से ऊपर होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सांची स्तूप के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों यहाँ पर देखिए सांची का स्तूप जो है दोस्तों, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था दोस्तों। सांची का स्तूप कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश के सांची नामक गाँव में है। सांची गाँव का नाम आपको याद रहेगा। तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों एक गाँव है, वहीं पर स्थापित किया गया है। और ये दोस्तों बौद्ध वास्तुकला का प्रतीक है। अर्थात यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे दोस्तों, अशोक ने जब बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था तो उन्हीं ने दोस्तों ये लगभग 3 शती ईसा पूर्व दोस्तों बनवाया था। तो वहाँ पर बहुत सारे इनके अवशेष भी दोस्तों मिलते हैं बुद्ध के दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोक नृत्य यहाँ पर भी आ गया आपका, जो आपका फोक डांस होता है। यक्षगान दोस्तों कर्नाटका का हो जाएगा। तो कर्नाटक आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की सीमा है? ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है। तो मैकमोहन के बारे में दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले आपको पता होना चाहिए, मैकमोहन रेखा यह दोस्तों भारत और तिब्बत के बीच में स्थापित की गई एक रेखा है दोस्तों, जो 1914 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा और तिब्बत के बीच में शिमला समझौते के दौरान की गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तब भारत में यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का दोस्तों शासन था। तो उसी के तहत दोस्तों तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत के साथ में दोस्तों समझौता किया था। इसे आप शिमला समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है महत्वपूर्ण वाला। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आधिकारिक रूप से ये लाइन दोस्तों 1937 में मान्यता प्राप्त हुई इसे आधिकारिक रूप से। और इसी के आधार पर दोस्तों 1962 में जो चाइना और भारत का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें भी यही कारण था, यही रेखा का सीमा का दोस्तों मुख्य कारण था। तो यहाँ पर देखिए भारत और चीन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्याज में खाद्य जो भाग होता है कौन सा वाला होता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पहले भी बताया जा चुके हैं दोस्तों। प्याज में जो खाद्य भाग होता है वो तना होता है दोस्तों, जैसा कि आपने आलू में देखा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए श्रव्य मतलब जो सुनाई देने वाली रेंज होती है दोस्तों, उसमें आपको बताना है जो तरंगों की वेव्स की, साउंड की वेव्स की जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी लिमिट क्या होती है। इसकी दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 से लेकर 20,000 हर्ज तक होती है दोस्तों। अब हर्ज क्या होता है दोस्तों, हर्ज आपका तरंग आवृत्ति का दोस्तों मात्रक होता है। तो 20 से लेकर 20,000 कहें या फिर आप 20 किलो हर्ज कहें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए किलो हर्ज लिखने से क्या होगा, आपका 1 किलो हर्ज में दोस्तों 1000 हर्ज होते हैं, तो वहाँ पर आप 20 किलो हर्ज भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं पर आपका किलो हर्ज में भी लिखा हुआ आएगा, तो आप मात्रक को जहन में रखेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि इनकी रेंज के ऊपर होती है तो वो आपकी पराश्रव्य कहलाती है। पराश्रव्य मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेंज वाली, और इससे नीचे होगी दोस्तों तो वो अश्रव्य कहलाती है, अर्थात जो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर 3 रेंज पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र शैली है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए चित्रकला शैली भी होती है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा लोक डांस होता है और आपका नृत्य होता है दोस्तों, डांस होता है, तो वैसे ही आपकी चित्रकला की शैली भी होती है। तो मधुबनी दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्यतया बिहार की है दोस्तों, तो बिहार की हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पहले पुराने समय से चली आ रही हैं जो कलाएँ दोस्तों, मान लीजिए कोई भी कहीं राज्य की चली आ रही है तो उसी को दोस्तों वहाँ की लोक चित्रकला शैली कह दिया जाता है। जैसा कि आपने बनी ठनी भी देखा होगा दोस्तों, बनी ठनी एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है जो राजस्थान की है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको किसी भी राज्य की आ सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थापित है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों, ये नेपाल में, आपको पता होगा नेपाल में स्थित है, तो नेपाल आपका सही हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई दोस्तों कभी क्वेश्चन आता है तो 8,848 मीटर दोस्तों होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सी वाली नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी गोदावरी। और गोदावरी दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्यतया कर्नाटका और तमिलनाडु से दोस्तों दोनों को छूते हुए समुद्र में मिलती है, और इसके आधार पर विवाद भी चला है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए आपकी गोदावरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति दोस्तों ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों, जो 1977 में दोस्तों निर्विरोध चुने गए थे जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि उस समय दोस्तों इंदिरा गांधी की पराजय हुई थी। तो उस आधार पर दोस्तों ये प्रथम गैर कांग्रेसी थे दोस्तों जिनको राष्ट्रपति बनाया गया था। और यहाँ पर देखिए ये इससे पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश के वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे थे दोस्तों, प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी आंध्र प्रदेश के रहे हैं, और फिर दोबारा भी इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो मुख्य रूप से दोस्तों आंध्र प्रदेश के ही रहने वाले थे, वहाँ के कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं। डेल्टा का मतलब आपको पहले ही बताया था दोस्तों, डेल्टा मतलब जो पानी के बार बार बहने से दोस्तों रेत आती है या फिर जो भी अंदर का डाल्टा प्रकार का आता है वो जम जाता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं डेल्टा। एक बहुत बड़ा एक पहाड़ की तरह बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा दोस्तों बनाया जाता है, तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता होगा जो हमारी भारत की दोस्तों सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आप हड़प्पा सभ्यता कहें दोस्तों। तो इसमें देखिए बंदरगाह वाला इलाका जो आपका होता है वो आपका लोथल होगा दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन आता है लोथल में कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। देखिए आपका सितार और तबले वाला आ गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों अमीर खुसरो जो सूफी संत थे दोस्तों, इनको इनका सितार और तबले का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों ये आपका पामीर का पठार हो जाएगा, जिसे दोस्तों दुनिया की छत भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से मध्य एशिया में दोस्तों आपका है तजाकिस्तान में, मध्य एशिया के तजाकिस्तान में है, और इसका विस्तार दोस्तों चाइना तक यहाँ पर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसे पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ये दोस्तों आपका पुराना नाम हो चुका है, क्योंकि 2015 में दोस्तों इसका दोबारा नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है इसके आधार पर नीतियों का दोस्तों पूरी अध्यक्षता उनके हाथ में होती है, पूरी जो भी नीतियाँ होती हैं उनके आधार पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। वनस्पति घी सबसे पहले पता होना चाहिए दोस्तों आपको क्या होती है। वनस्पति घी दोस्तों यहाँ पर देखिए घी के 2 प्रकार होते हैं हमारे, एक देशी घी होता है जो दूध के द्वारा बनता है दोस्तों, एक वनस्पति घी होता है जो वनस्पति तेल के द्वारा बनता है।
अब ये दोस्तों यहाँ पर देखिए इसे डालडा भी कहते हैं। पहले आपने देखा होगा डालडा के बहुत सारे पैकेट आते थे, तो अब हालांकि अभी बीच में कम हो गया इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर देखिए डालडा जो है दोस्तों या फिर वनस्पति घी कहें, इसका दोस्तों हाइड्रोजनीकरण होता है, जिसके द्वारा ये कठोर बनता है। तेल का हाइड्रोजनीकरण होता है दोस्तों वनस्पति तेल का, उसके बाद ये घी में बदलता है। तो आपका हाइड्रोजन का इस्तेमाल आपका होता है, आप कहेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? यहाँ पर व्यक्ति बताने हैं आपको, प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका इंग्लिश चैनल होता क्या है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अटलांटिक महासागर का एक शाखा है दोस्तों। अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस को दोनों को अलग अलग करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, ये आपकी 1560 है इतने किलोमीटर में, और वैसी चौड़ाई की बात करें दोस्तों 240 किलोमीटर लगभग चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रथम व्यक्ति जो भारत के थे जिन्होंने इसे पार किया था दोस्तों, ये माहिर सेन आपका सही हो जाएगा। और कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, तो वो दोस्तों आरती साहा हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए आरती साहा प्रथम महिला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? अश्वशक्ति दोस्तों यहाँ पर देखिए वाट शक्ति पावर का मात्रक है दोस्तों। तो इसमें देखिए वाट आपको पता होगा, वाट भी शक्ति का मात्रक होता है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए 746 वाट होते हैं। बार बार क्वेश्चन बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी की बूंदों का गोल आकार होना किसका कारण है? आपने देखा होगा दोस्तों बारिश की बूंदें हैं या फिर छोटी जितनी छोटी बूंद होती है उतनी गोलाकार शेप में होती है। तो इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव होता है, क्योंकि पानी की बूंद के नीचे दोस्तों एक पृष्ठ तनाव कार्य करता है जो उसे झिल्लीनुमा बना देता है, अर्थात एक झिल्ली की तरह बना देता है, उसको कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रेरणा देता है। तो इसी के आधार पर उसका गोलाकार शेप होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है दोस्तों। मानव के द्वारा बनाया गया जो प्रथम रेशा है वो क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको आप तैयार कर लेंगे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लगातार आपको बताते रहेंगे दोस्तों। हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।